जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, एक बार और फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के, कुछ नई बातें लेकर के, कुछ नए कॉन्सेप्ट फैक्ट लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जानकारी इससे रिलेटेड बता दूं कि कैसे करके ख़ास तौर से कंपटीशन के एग्ज़ाम में या किस तरीके से इन एग्ज़ामों में एंट्री की जाती है और कैसे करके इसमें आगे बढ़ा जाता है। सबसे पहले दोस्तों ये बता दें कि आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि जिस भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से उसमें आगे बढ़ना है और आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं प्रिपेयर हैं कि किस तरीके से मैं उस एग्ज़ाम को बीट करूँगा। तो अगर आप दोस्तों वनडे के एग्ज़ाम हैं, वनडे के एग्ज़ाम के सारे सिस्टम अलग तरीके से हैं। अगर आपका यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, तो इनके अपने तरीके हैं, इनकी तैयारी करने की अलग रणनीतियाँ होती हैं। वनडे एग्ज़ाम में आपका मैथ, इंग्लिश ये ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। जीएस के ऊपर वेटेज कम है, 25 क्वेश्चन ही आते हैं 25 क्वेश्चन में। लेकिन ये है कि जहाँ बच्चे 25 क्वेश्चन में मात खा जाते हैं, वहाँ अगर थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके तैयारी की जाए, अगर क्वेश्चन है जीएस के, तो आप उसमें रैंक अपनी अच्छी कर लेते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस और करंट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उस जगह पे ही। यूपीएससी और यूपीपीएससी में तो प्रीलिम्स पास करने के लिए बिना करंट क्वेश्चंस के और बिना जीएस के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो मस्ट है, क्योंकि एक पेपर रही जीएस जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है जिसमें करंट के 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी रणनीति क्या है, आप किस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए आपको कमर कसना पड़ेगा। दोस्तों क्या है कि ये कम से कम देश की और प्रदेश की सबसे ऊंची नौकरियां देने वाला कंपटीशन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको कोई बेहतर इंसान ही चाहिए जो वो ले सकें। ये सिलेबस और ये सारी परीक्षाएं बनाई गई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको निकाला जा सके, बाहर किया जा सके। कोई भी व्यक्ति 2 घंटे में आपको जज नहीं कर सकता कि आप क्या चीज़ हो। लेकिन क्या है, एलिमिनेट कि आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कम से कम आप कुछ कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। आप जो भी काम करते हो, आप आखिर कोई काम करने में आप किस तरीके से प्रोफेशनल हो, इसके लिए वो सिलेबस डिज़ाइन किए जाते हैं और वो क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं। आप देखेंगे कि बिना पढ़े भी जाओगे तो आप 25 से 30 क्वेश्चन कर लेते हो। फिर आपको ये लगने लगता है कि अरे यार, हम तो बिना पढ़े किए हैं और पढ़ लेंगे तो क्या है। लेकिन पढ़ाई का एक स्तर होता है दोस्तों, इन एग्ज़ाम को बीट करने के लिए 25-30 क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, करने को कोई कर लेता है। लेकिन जब आप उसके ऊपर बढ़ते हो तब जा कर के आपको ये चीज़ पता चलती है कि आखिर इसमें कितनी डीपली आपको ध्यान देना पड़ता है और किस तरीके से पढ़ना पड़ता है। उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए, ताकि हम आपको एक दिशा बता सकें कि किस रास्ते चलना है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इस एम को प्राप्त करने में आसानी मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। कुछ करंट के क्वेश्चन लेंगे और कुछ बातें। दोस्तों क्या है कि एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि कुछ मिथ्याएं हैं यूपीएससी यूपीपीएससी को लेकर के, कि जैसे ही रिजल्ट आता है इंटरव्यू का, लड़के सेलेक्ट होते हैं तो आपको वीडियो पे भर जाती है चीज़ें कि वो जो है बड़ी तंगी में था और उसने बीट कर दिया, उसका पहला प्रयास था, वो यहाँ रह करके पढ़ा, वो वहाँ रह करके पढ़ा। तो इसमें दोस्तों कम से कम 80% चीज़ें झूठ होती हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग खुद रहे हैं साथ में, बहुत सारे ऐसे लड़के साथ में रहते थे जिनके लिए सब कुछ ठीक था, उसके बावजूद भी उनके लिए पेपर में लिख करके आ जाता था बाद में सेलेक्ट होने के बाद कि नहीं, ये बड़ी परेशानियां में रहे, वो इस ज़िले में रहे, उस ज़िले में रहे, बहुत ही धक्के खाए, इस टाइप की चीज़ें। हाँ, इसमें कुछ होते हैं, 1-2-3% लोग होते हैं, ये बात नहीं कह सकते, या उनकी योग्यता पर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या है दोस्तों कि उनकी बातों को सुनकर के आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी मैगजीन्स में उनके नाम, नंबर और ये सारी चीज़ें छपती हैं सफलता के नाम पे, दोस्तों वो सारा फॉर्मेट पहले से बना हुआ होता है। वो फॉर्मेट पहले से बना हुआ था, उनका नाम और उनके फ़ोटोज़ ले ली जाती हैं और उसको चस्पा कर दिया जाता है और बाकी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, मेरे दोस्तों गुरुजनों का आशीर्वाद और मैं इस कोचिंग से उसको। आप ये देखोगे कि एक कोचिंग 10 कोचिंग में से सबके पास उनके नाम होते हैं और उनके फ़ोटोज़ होते हैं। वो 10 जगह पे पढ़े तो नहीं होते हैं वो, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और आपको शेयर कर सकता हूँ। मेरा मकसद ये बताने का दोस्तों कि आप उस चीज़ों से होपलेस ना हो, इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। मैं पहले प्रयास में ही मुझे पूर्ण विश्वास था, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, ये सब बेकार की बातें हैं। उनको कुछ पता नहीं होता है। मेंस लिखने के बाद दोस्तों किसी को कुछ पता नहीं होता कि क्या होने जा रहा है, वो टॉप करने जा रहा है कि वो बाहर हो जाएगा। ये सब होने के बाद के एक तरीके से नौटंकी कहेंगे कि होने के बाद की नौटंकीज़ हैं। और ख़ास तौर से कुछ लोगों को छोड़ करके हर जगह
लड़के होते हैं, अच्छे लड़के जो सेलेक्ट हुए ये भी अच्छे लड़के होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पढ़ाई नहीं करी, इन्होंने पढ़ाई खूब की है, मस्ती की और सब कुछ किया है उन्होंने, अच्छे लड़के हैं। लेकिन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि सफलता के बाद से बहुत सारी वर्निंग जबान बदल जाती है लोगों की। तो मेरा ये मकसद है दोस्तों कि आप आराम से आप अपने काम को करो, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बस ये है कि टाइम टाइम पे आपको समय जो भी है टाइम उसका यूटिलाइज करना पड़ता है, और तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। सभी लड़के मेहनत करते हैं, कोई मेहनत ऐसा नहीं है किसी का भाग्य के साथ नहीं देता है, अलग बात है, लेकिन मेहनत सब लड़के करते हैं। जो भी थोड़ा बहुत भी सीरियस है वो लड़का निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आते हैं टॉपिक पर। आपको टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों एक कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है। कार्बी आंगलोंग समझौता जो हुआ है वो अभी असम में हुआ है। असम में क्या है दोस्तों कि कुछ क्षेत्र को लेकर के स्वतंत्र होने की एक गुट था जो स्वतंत्र होने का प्रयास करता रहता था, बात हिंसा भी करता था वो, जिसमें से बोडो और कार्बी आंगलोंग दो गुट थे जो हमेशा स्वतंत्र सशस्त्र विद्रोह भी करते थे कि हमें इस राज्य से, और हमें बल्कि ये माना जाता था कि हमें अलग ही देश का दर्जा दे दिया, अलग साम्राज्य दिया जाए जिसके साथ सब काम करें। तो भारत सरकार ने कार्बी आंगलोंग से समझौता कर लिया है, और उसके उसके विकास में अब भारतीय सरकार, भारत की सरकार, केंद्र सरकार उसमें भूमिका निभाएगी और उनके विकास में विकास कार्यों को क्रियान्वित करेगी। बोडो ऐसे ही बोडो उग्रवादी थे, बोडो का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। बोडो उग्रवादी 2017 में इनके साथ समझौता हो गया था कि अब वो इस तरीके के कृत्यों में भाग नहीं लेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। तो ये एक तरीके से असम का एक बड़ा मुद्दा था जो ये सॉल्व हो गया है कि बोडो 2017 में और कार्बी आंगलोंग से समझौता हुआ है असम में कल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों ये है कि एक स्थान है दीपर बील वन्य जीव अभयारण्य, ये असम में ही पड़ता है। दीपर बील वन्य जीव अभयारण्य। तो दीपर बील एक झील भी है, इसको हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप किया गया है। हॉटस्पॉट क्या होता है दोस्तों कि ये होता है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, इसको हॉटस्पॉट बोला जाता है, इंग्लिश में हॉटस्पॉट कहा जाता है। ये पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, इनको बचाना है। यानी कि संवेदनशील का मतलब है कि ये हिस्सा जो है इनको बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए इनको घोषित किया जाता है हॉटस्पॉट। तो ये दीपर झील इंपॉर्टेंट है, असम में है। ये भी इसको क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा सकता है कि ये दीपर बील वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभयारण्य को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो ये 2-3 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं। यूपीएससी में जब क्वेश्चन बनेगा तो इसको स्टेटमेंट में दे देगा, 2-3 स्टेटमेंट में देगा कि हाल ही में हॉटस्पॉट के रूप में दीपर झील घोषित की गई, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, बहुत ही डीपली स्टडी करनी पड़ती है। और डीपली स्टडी का मतलब दोस्तों सिर्फ ध्यान रखने की है कि क्या चीज़ है, एग्जैक्ट चीज़ क्या है, क्योंकि वो स्टेटमेंट बदलेगा आपको। आपने बस ये देख लिया कि दीपर बील वन्य जीव अभयारण्य याद कर लिया कि असम के अंदर है और इसको हॉटस्पॉट किया गया है, वो पता लगा असम की जगह अरुणाचल प्रदेश रख देगा। इस तरीके से चीज़ें होती हैं भाई। अब आपको थोड़ा सा टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए जो अभी समापन समारोह हुआ, समापन हो गया है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा अपडेट कर दें कि टॉपिक इस पर क्या है, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। आपको इस टोक्यो पैरा ओलंपिक पर और टोक्यो ओलंपिक पर, जिसमें संभावना टोक्यो पैरा ओलंपिक ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने पहली बार बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल कवर करना है। कोई खिलाड़ी बच नहीं होना चाहिए कि कौन सा खेल खेलता है, उसने कौन सा पदक प्राप्त किया है। ये मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी टाइम पे मैं अपडेट करता रहा हूँ। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो समापन समारोह हुआ है उसका अवनी लेखरा ने झंडा आरोहण किया। मतलब ये झंडा आरोहण का मतलब झंडा को लेकर के सबसे आगे टीम लीडर के रूप में झंडे को लेकर के आगे चली हैं। इनका नाम है अवनी लेखरा। ये पहली महिला है पैरालंपिक के अंदर, ये पहली महिला हैं जिन्होंने समापन समारोह में झंडे को लेकर के आगे बढ़ी। तो अवनी लेखरा का वैसे भी नाम मैंने पिछले वीडियो में आपको शेयर किया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा क्वेश्चन कि पैरालंपिक्स ओलंपिक के अंतर्गत समापन समारोह में कौन झंडा लेकर के आगे बढ़ा था, या टीम के लीडर के रूप में कौन आगे बढ़ा था, अवनी लेखरा है करके। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है कि समापन समारोह का शीर्षक क्या था। समापन समारोह का एक शीर्षक बनाया गया था, जापान में टोक्यो राजधानी है उसकी, वहाँ पर ये ओलंपिक्स गेम हुए हैं। उसका शीर्षक क्या था, समापन समारोह का। खासतौर से सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इन चीज़ों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और वो उस जगह से अमूमन क्वेश्चन बनाते हैं जहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, या उनको ये लगता है कि ये थोड़ी पूछेगा। बट ये है कि मैं वो इससे कवर कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आ ही जाते हैं आगे पर। तो ये सामंजस्यपूर्ण
सुर और ताल। इसका शीर्षक था समापन सवाल का सामंजस्यपूर्ण सुर और ताल। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका टोक्यो ओलंपिक से। अब देखिए दोस्तों, भारत ने क्या है, कुल 19 पदक जीते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें भारत का 24वां स्थान है। तो ये 24वां स्थान, 19 पदक, ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। किसने क्या जीता ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके साथ में ही कुल 19 पदक जीते हैं, 24वां स्थान। अभी दोस्तों एक और है सूचना आपके लिए कि सुभाष एलवाई हैं, इस समय उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, कलेक्टर हैं। उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया बैडमिंटन के प्रतिस्पर्धा में, पैरा ओलंपिक में। थोड़ी सी पैर से थोड़ी प्रॉब्लम है उनको, इसलिए पैरा ओलंपिक में उन्होंने, दिव्यांग हैं इसलिए पैरा ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया, और वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों क्या होता है कि अब ये सोचिए कि आदमी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है और बार बार यही सोचता है और कहता रहता है कि यार वो उसमें ही परेशान है, कहाँ कुछ कर पाएंगे। अब ये भी एक इंसान ही है। इन्होंने दोस्तों बैडमिंटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना, बैडमिंटन को ऐसे ही खेलना, अपने यार दोस्तों में मिल करके खेलना और अच्छा खेल लेना बहुत बड़ी बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर को मेंटेन करना और साथ में यूपीएससी की तैयारी करना और तैयारी करके सेलेक्ट होकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत होना, खासतौर से जब खासतौर से कोरोना में जब नोएडा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तब इनको वहाँ पर ले जाया गया था, वहाँ पे पोस्टिंग दी गई थी ताकि अच्छा काम कर सकें। और ये ऐसे अधिकारी हैं जो अच्छा काम करते हैं। सोचिए आप उस कार्य को निर्वहन करने के साथ साथ स्पोर्ट्स में इतना बेहतर होना और अच्छे तरीके से काम करना कितनी बड़ी बात है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है भी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। ये प्रथम IAS अधिकारी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पैरालंपिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक उत्साहवर्धक भी कहानी है। ये कहानियां हैं उत्साहवर्धक वाकई में। वो कहानियां बहुत अजीब सी होती है दोस्तों कि रिजल्ट आने के जस्ट बाद से ये लोग ढूंढने निकल जाते हैं कि कौन किस खेत में काम करता था, कौन किस जानवर चराता था। ये बहुत ज़्यादा में सच्चाई नहीं होती है। बहुत ये है कि बिल्कुल ही आप इसको निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। कुछ गुदड़ी के लाल होते हैं जो वाकई में होते हैं, बट ये है कि यूट्यूब पर आई हुई है, बाकी मीडिया में बहुत सारी खबरें बहुत चलती रहती हैं, उसमें बहुत कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। गिनी देश है दोस्तों अफ्रीका के अंदर। वहाँ के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे हैं, उनको वहाँ की सेना ने पदस्थ कर दिया है। अपदस्थ कर दिया है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई थी तो वहाँ की सेना ने उनको हटा दिया है। अभी आगे की कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र बहाली होगी या क्या होगा, लेकिन वहाँ पर सेना का कब्जा हो गया है और सेना ने राष्ट्रपति हटा दिया है। गिनी कॉनिक्रो वहाँ की राजधानी है दोस्तों, गिनी और अफ्रीका के अंदर का एक देश है ये। तो आपको आइए थोड़ा सा गिनी के भी दर्शन करा देते हैं ताकि आपको सही से जानकारी हो जाए कि गिनी कहाँ पे है। ये देखिए दोस्तों, अफ्रीका का देश है गिनी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो गिनी, ये कर्सर ले गया मैं, गिनी ये रहा दोस्तों गिनी। अब ये देखिए दोस्तों, इसकी राजधानी है ये कोनाक्री। उसके साथ में दोस्तों क्या है, सीरिया लियोन ये रहा दोस्त, आसपास है गिनो बिसाऊ दोस्त, ये है बमाको, द गाम्बिया है, इस तरीके आसपास देखें। ये रहा लाइबेरिया है दोस्तों। आसपास के देशों, ऐसे ही दोस्तों आसपास के देशों को देख लेना, सेनेगल है ये, आसपास के देशों को देख लेने से चीज़ जगह पे याद आ जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, गिनी है किस जगह पे, और ये देखिए कोनार्की यहाँ की राजधानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो है ये मैप में ये चीज़ हमने आपको दिखा दी कि क्या है, ग्लोब में पूरा दिखाई दे रहा है। ये हिस्सा दिखा रहा है, ये साउथ अटलांटिक सी ये अटलांटिक सी है, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोला जाता है दोस्तों। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसकी जानकारी होगी कि कौन कौन से देश आसपास हैं, गिनी कहाँ है, वहाँ प्रॉब्लम क्या आई है। तो मेन इसका मकसद दोस्तों यही है कि गिनी को आपको दिखा देना कि किस जगह पे है, किस महाद्वीप में है, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। आसपास के मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैप जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देखना आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं आप जाते हैं तो बिना मैप के आप वहाँ पहुँच नहीं सकते आज के टाइम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है दोस्तों। बाकी कुछ अगर आपको कोई जानकारी दोस्तों, आपके करियर से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, अगर
आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से तैयारी स्टार्ट की जाए, कैसे यूपीएससी की तैयारी की जाए, कैसे यूपीपीएससी की तैयारी की जाए, क्या प्रारंभ किया जाए, किस तरीकों से किताबों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी दोस्तों कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो डालेंगे, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से या पर्सनल फ़ोन नंबर दे करके आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए और हौसला दीजिए, ताकि हम आपको इसी तरीके से कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नए नए बातें और कुछ करंट के क्वेश्चन, कुछ जानकारियाँ आपको लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। जय हिंद।